नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं सीबीएसई के 10वीं कक्षा के लिए एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुआ हूं। सीबीएसई ने 24 और 25 सत्र 24 और 25 के जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है उसके लिए हिंदी बी का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो सीबीएसई ने अपलोड किया है उसे लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें क्या क्या चेंजेज हैं। इस बार जो प्रश्न पत्र में किस तरह के चेंजेज हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, सीबीएसई बच्चों से या छात्रों से क्या चाहती है, उसकी अपेक्षा क्या है, किस तरह का उत्तर वह चाहती है, इसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूं। और तो आइए वीडियो देखिए और अगर कहीं पर किसी भी तरह से आपके मन में डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में उसमें कमेंट्स करके हमें बताइए कि यहाँ पर आपको दिक्कत है, यहाँ पर कोई संदेह है। मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा और चाहूँगा कि मैं अगले वीडियो में आपके लिए पुनः नया वीडियो लेकर आऊँ और उन आपकी समस्याओं को हल करूं। आज मैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए एक एक वाक्य इसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिदर्श के माध्यम से सीबीएसई क्या कहना चाहती है और हमसे वह किस तरह के उत्तर की अपेक्षा करती है सीबीएसई। तो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 और 25 की मैं बात कर रहा हूं। कक्षा 10वीं हिंदी ब और कोड है 085। ये कोड हिंदी बी के लिए है। निर्धारित 3 घंटे का समय है और अधिकतम 80 मिनट। सामान्य निर्देश क्या क्या है? इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, क, ख, ग और घ। खंड क में अपठित गद्यांश से पूछे गए प्रश्न हैं जिनके उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। खंड ख में व्यावहारिक व्याकरण से पूछे गए प्रश्न होंगे, यह आंतरिक विकल्प भी दिए गए होंगे। और खंड ग में पाठ्यपुस्तक से पूछे गए प्रश्न हैं। वो पाठ्यपुस्तक से प्रश्न किस तरह के होंगे जो निर्धारित निर्देशानुसार उत्तर आपको देना है। खंड घ में रचनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्न हैं और उसमें भी आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यथासंभव सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। ध्यान दीजिए, कई बच्चे क्या करते हैं कि आप लोगों करते हैं कि पहले खंड क का एक प्रश्न लिख दिया और फिर ध्यान आया तो खंड ग का हमने लिख दिया, फिर पता चला कि खंड घ का हमने लिख दिया, फिर क पे हम आ जाते हैं। इस तरह नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि अगर हम खंड क का उत्तर लिख रहे हैं तो खंड क का ही सबसे पहले उत्तर लिखें और उसके बाद ख लिखें, उसके बाद ग लिखें, उसके बाद घ लिखें। जो मैं पिछले इतने लगभग 20-25 वर्षों से जो मैं पेपर चेक करता हूँ उसमें कई बार मैं बच्चों को देखता क्या हूँ कि वो कई बच्चे शुरू से करते हैं, प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं और लास्ट तक जाते हैं। 16-17 जो भी प्रश्न है प्रश्न संख्या वहाँ तक जाते हैं और अंत करते हैं वहाँ। कुछ बच्चे प्रश्न 16 से शुरू करते हैं और अंत में 1 पर आते हैं। तो दोनों तरीका है। जो अगर आपका विजन क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 से शुरू कीजिए और अंत 16 पर जाकर समाप्त कर दीजिए। इस तरह से भी उत्तर किया जा सकता है। तो दोनों तरह का आप अपना सकते हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आप देखिए कि जिस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं वह प्रश्न संख्या आपने सही लिखा है या नहीं। सही लिखना बहुत ज़रूरी है। ये कई बार हमें ये दिक्कत होती है पेपर चेक करते समय और वहाँ पर कुछ टीचर्स जो हैं खींच में आकर जनरलाइज करके जनरल उत्तर ये करके उसके मार्क्स दे देते हैं। जैसे आपके 2 अंक हैं या 3 अंक हैं तो उसमें हमने 2.5 दे दिया, 2 हैं तो 1.5 दे दिया। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। हमने 1-2 गलतियां निकाली और उसे हमने 2 को 1.5 कर दिया, 3 को 2.5 कर दिया, 4 को 3.5 कर दिया, 5 को 4.5 कर दिया। अब आधे नंबर के लिए कोई हमें रोक नहीं सकता क्योंकि ये लिटरेचर है। लिटरेचर में अंक काटे जा सकते हैं,
कुछ थोड़े बहुत गलतियां निकालकर और इस भाषा संबंधी दोष निकालकर। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो वहाँ पर जो एग्जामिनर है, जो पेपर आपका चेक कर रहा है, जांच कर रहा है, वहाँ पर वो थोड़े प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तो वो अपना लगातार वो नंबर देते चले जाते हैं, वो चेक करते जाते हैं, देखते जाते हैं कि ठीक लिखा है बच्चे ने, ठीक है, उसको पूरे दे दिए, क्योंकि वहाँ उनके अंदर खींच नहीं है। कई बार इस तरह के होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एग्जामिनर जो वहाँ पेपर चेक कर रहे होते हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति होती है, बड़े वो दबाव में होते हैं। एक दिन में उन्हें 20 से 25 पेपर चेक करने होते हैं, उसके टोटलिंग करने होते हैं, केजिंग करने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो वो काम का वो दबाव होता है। उसमें अगर आपके प्रश्न और उत्तर जो हैं अगर सिलसिलेवार तरीके से नहीं होंगे तो वह भी उस दबाव को और बढ़ाने का काम करता है। उसमें गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती हैं केजिंग करते समय। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रश्न के जो उत्तर लिखते हैं सिलसिलेवार तरीके से लिखें, अच्छे तरीके से नंबर चढ़ाएं, नंबरिंग करें। और अगर प्रश्न 1 कर रहे हैं, उसके अंतर्गत अगर उप प्रश्न 5 हैं तो पांचों को एक साथ करने की कोशिश करें। ये नहीं कि 2 प्रश्न यहाँ कर लिया और 3 प्रश्न कहीं और कर दिया, तो बड़ी दिक्कत होती है। खैर, ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपसे मैंने ये बात की है। तो आगे चलते हैं। खंड क में अपठित बोध है। अपठित बोध 7 अंक के आएंगे, 7 अंक के 2 आएंगे। और मैंने पहले भी आपको जैसे बताया है, पिछला वीडियो जो हमारा था, जो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम चेंज की थी, तो उसके आधार पर मैंने बताया था कि 3 अंक के तो मल्टीपल चॉइस वाले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 3, और 2 प्रश्न जो होंगे 2-2 अंक के प्रश्न होंगे, जो कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उन पे आपके होंगे। तो ये कुल 7 अंक हो गए। दूसरे गद्यांश में भी इसी तरह से 7 अंक दिए जाएंगे। ये देखिए, दूसरे में भी 7 अंक दिए जाएंगे, और वह 7 अंक होगा ये जो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए, ये 7 अंक दिए जाएंगे। उसी तरह से 3 बहुविकल्पीय और 2-2 जो है वो आपको कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो 30 से 35 शब्दों में देना है। अगला जो है व्याकरण का पक्ष है। खंड ख जो है वह व्याकरण का है। तो व्याकरण में क्या है, सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, ये मैं तो बार बार आपसे यही कहूँगा कि चैनल से जुड़े रहिएगा। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, उत्तर होंगे, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा। कोई भी दिक्कत, कहीं भी परेशानी हो तो आप चैनल पे कीजिए, और वहाँ पे हमें मैसेज की कर सकते हैं चैनल के द्वारा, और आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे होगा, क्या करना है। पदबंध में 5 प्रश्न होंगे, और इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये देख लीजिए, 1-1 अंक के हैं। किस तरह के प्रश्न हैं, एक उदाहरण मैं दे देता हूँ कि सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। और दूसरा देखिए, किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे की जाती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अगर आपके पास आपने परिभाषा की है, आप जानते हैं कि संज्ञा पदबंध कौन सा होता है, कौन सा है, तो आप आसानी से इसके उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो इसलिए ये परिभाषा सहित कीजिए। अगला जो है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण है। इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, और आपसे 3 कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे, 1-1 अंक के। अब देखिए, इसमें भी उसी तरह से है कि भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी, संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। ये तो ठीक है। उसके बाद क्या है, उदाहरण द्वारा सरल एवं मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी अगर आप जानते हैं, परिभाषा जानते हैं, तो अच्छे तरीके से आप इसके उत्तर को लिख सकते हैं। अगला देखिए, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब समुच्चय बोधक क्या है, और, तथा, एवं, परंतु, लेकिन, फिर भी, इसलिए, ये सारे समुच्चय बोधक हैं। अगर आप जानते हैं कि इन समुच्चय बोधक के योग से ही, उसमें जोड़कर ही हम संयुक्त वाक्य बना सकते हैं, तो आप उसमें अच्छे तरीके से, सही तरीके से आप लिख सकते हैं, एप्रोप्रिएट तरीके से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। समास 5वां प्रश्न होगा। समास में भी उसी तरह से 5 प्रश्न दिए होंगे, और आपको
किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये देखिए यहाँ पर भी प्रश्न, तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यह भी परिभाषा से संबंधित प्रश्न है, ये ध्यान दीजिए। मैं बार बार आपसे ये इस तरह की बात कह रहा हूँ, तो इसे आपको करना होगा, ध्यान देना होगा। त्रिलोकीनाथ समासिक पद का विग्रह करते हुए भेद, ये तो साधारण तरीके से जैसे प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए यथाशक्ति अव्ययी भाव है, कह रहे तत्पुरुष समास में यथाशक्ति अव्ययी भाव समास कैसे है। अब देखिए अव्ययी भाव समास की परिभाषा अगर जानते हैं कि पूर्व पद अगर अव्यय हो, अविकारी हो, तो वह अव्ययी भाव समास होता है। या एक ही पद का प्रयोग एक से अधिक बार हो और समस्त पद को अव्यय बना दिया हो, तो वहाँ अव्ययी भाव होता है। तो यथा यहाँ पर क्या है, यथा अव्यय है, ये आपको जानना होगा। आगे चलते हैं मुहावरे में। मुहावरा क्या है, मुहावरे में भी आपसे 5 मुहावरे दिए जाएंगे, 5 प्रश्न होंगे और आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया पारिश्रमिक पूरा एडवांस। पंक्ति से मुहावरा चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, वाक्य में क्या है कि मुस्कुराते हुए क्या है, यहाँ पर मुरझाया हुआ चेहरा मुरझाया हुआ, ये मुहावरा हो सकता है या और भी आप ढूंढ सकते हैं। तो इसी तरह से वो होंगे, इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा एक और देखिए, काम तमाम कर देना और धूल में मिला देना। देखिए दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है, दोनों के अर्थ क्या हैं जानेंगे तभी कर पाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिए। आपको मैं बार बार इस तरह की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। आप सोच रहे हैं कि ध्यान ही दे रहे हैं, लेकिन मैं सही मायने में कह रहा हूँ कि जब तक आप पूरे अवेयर होकर ये पूरी तरह से आप काम नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल आने जा रहा है। प्रश्न पत्र जो आएगा सीबीएसई का इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, चाहे 1 नंबर के हों या 2 नंबर के हों या 3 नंबर के हों। ये सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 40% होंगे। आप इसमें देख सकते हैं जो प्रश्न 4-5 में से कम 2 ऐसे प्रश्न कॉम्पिटेंसी बेस्ड दिखाई दे रहे हैं। अगला जो है खंड ग में क्या है, पाठ्य पुस्तक से, तो एक गद्यांश होगा, पठित गद्यांश, उनमें से आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। उसी तरह से पद्यांश होगा, एक पठित पद्यांश, और उनमें से भी आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए होंगे। और गद्य भाग से 2-2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न होंगे, उनमें से कोई भी 3 आपको प्रश्न देने के उत्तर देने हैं। 25 से 30 शब्दों में या 30 से 35 शब्दों में उत्तर देने हैं। 10-12 शब्द अगर ज़्यादा हो भी जाए तो अंक नहीं कटेंगे, आपकी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, इतना ध्यान रखिए। आगे देखिए, ये जो मैंने आपसे कहा था कि काव्यांश के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ये यहाँ पर है। उसके बाद देखिए क्या है, इससे भी 2 अंक के प्रश्न जो पूछे जाएंगे इससे खंड वाले काव्य खंड में, वो भी 4 होंगे और आपको कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए 5 प्रश्न हैं, 5 में से कोई भी 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसी तरह से गद्य भाग में भी एक बार देख लेते हैं। गद्य भाग में भी शायद मैंने उल्टा तो नहीं बता दिया है, गद्य भाग में भी नहीं, गद्य में ठीक है, गद्य में 3-4 प्रश्न हैं और आपको कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन पद्य भाग में, काव्य खंड में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्नों में से कोई भी आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए 6 अंक के प्रश्न हैं। और पूरक में भी 3 प्रश्न दिए होंगे, ये 3-3 अंक वाले प्रश्न होंगे। 40 से 50 शब्दों में उत्तर दिए जाएंगे। कई बार जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, जब मैं बच्चों से की क्लास ले रहा होता हूँ, तो बच्चों के प्रश्न होते हैं कि सर ये 80 नंबर के तो बहुत लेंदी प्रश्न को पेपर होगा, 3 घंटे में हो नहीं पाएगा। लेकिन देखिए सीबीएसई ने क्वेश्चंस जो तरीका तो बदला है,
साथ में शब्दों की संख्या भी कम कर दिया है। पहले 50 से 60 शब्दों में होते थे, अब देखिए 40 से 50 शब्दों में 3 अंक के प्रश्न हैं। हाँ, उसका प्रश्न का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है। कॉम्पिटेंसी का जो है DOK 1 और DOK 2 से भी ऊपर DOK 3 कर दिया है। ये ध्यान दीजिए, DOK 3 थोड़े से हाई लेवल के हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर देखिए 3 हैं। अब रचनात्मक लेखन में इसी तरह से है। रचनात्मक लेखन में क्या है कि 3 तो आपके पास अनुच्छेद होंगे, उनमें से कोई भी आपको एक करना है। 120 शब्दों में देना है। पहले 100 शब्दों में होता था, 120 शब्दों में है, तो 20 शब्द यहाँ पे बढ़े हुए हैं सब इसके अनुच्छेद के। उसी तरह से पत्र है, 2 पत्र होंगे और 2 पत्रों को आप 100 शब्दों में पत्र लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर होगा, 5 अंक के प्रश्न हैं, 2 में से 1 करना है आपको। सूचना लेखन यह भी 2 होंगे, उसमें से 1 करना है, ये 60 शब्दों में करना है, ये 4 अंक का होगा। उसी तरह से विज्ञापन जो है 40 शब्दों के विज्ञापन होने चाहिए और 3 अंक के हैं, 2 में से 1 करना है। ध्यान दीजिए, बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर ये विज्ञापन के लिए क्या मुझे कलर करना चाहिए? अगर आप चूँकि वो ट्रांसपेरेंट पाउच होता है जिसमें पेंसिल पेन अगर आप रखते हैं, उसमें अगर 1-2 कलर रख लेते हैं तो कोई रोकता नहीं है। हम लोग भी नहीं रोकते हैं, बच्चे आते हैं और हम उन्हें आने देते हैं, लाने देते हैं। ट्रांसपेरेंट आपके पाउच होने चाहिए और उसमें अगर 1-2 रबर रंग रख लेते हैं, कलर रख लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कलर कर सकते हैं आप, पेन से भी बना सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं। एक आकर्षक विज्ञापन होना चाहिए। 3 में से 3 लेने के लिए आकर्षक विज्ञापन होने चाहिए। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मैं अगले उसमें बताऊंगा, ध्यान से चैनल देखते रहिएगा। अगले चैनल में आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि विज्ञापन को की तैयारी कैसे करनी चाहिए, विज्ञापन को कैसे बनाना चाहिए, सूचना लेखन कैसे लिखना चाहिए, पत्र कैसे लिखना, सब कुछ बताऊंगा। और अगला जो 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न 2 हैं। एक तो ईमेल राइटिंग है, ईमेल राइटिंग, और दूसरा लघु कथा लेखन। तो दोनों में से ऑप्शन है, आप या तो ईमेल राइटिंग कर सकते हैं या लघु कथा लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या है। एक शाम जब मैं घर में बैठी थी तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया और मैं चौंक गई डैश, और पंक्ति को आगे बढ़ाइए। 100 शब्दों में लघु कथा लिखिए। अथवा ईमेल देखिए क्या है, ईमेल में क्या उन्होंने कहा, आप शक्ति या संयम हैं, आप लालटेनगंज में रहते हैं, आपके क्षेत्र में पिछले 1 महीने से बिजली की गंभीर समस्या चल रही है। इसकी जानकारी देते हुए बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। अगले मैं वीडियो में बताऊंगा ईमेल का फॉर्मेट क्या है और ईमेल हमें कैसे लिखना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर मैं आऊँगा। ये पूरे प्रश्न पत्र को खंड वाइज में उसमें डिस्कस करूँगा। तो आप देखते रहिए चैनल को और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी ये दीजिए जिससे कि वह भी CBSE बोर्ड की तैयारी करने में जुट सकें, अच्छी तरह से जुट सकें। और मैं तब तक अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही इस प्रश्न पत्र के एक एक भाग को लेकर। जैसे खंड क है तो उस भाग को लेकर, अपठित गद्यांश में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो प्रश्न है 2-2 अंक वाले, उन प्रश्नों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। तो आप अगले वीडियो के लिए मैं जरूर देखिएगा। मैं तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।